हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th फिजिक्स के पहले लेक्चर जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके रिवीजन की। बच्चों आज हम देखने वाले हैं रिवीजन ओनली 30 मिनट्स में। बेटा 30 मिनट्स की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूं, है ना। ये क्या लिखा हुआ आप देख ही रहे होंगे, क्या है, बेस्ट ओवरव्यू फॉर बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का, कि हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन इससे पहले बच्चों, जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा। और बेटा वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को भी इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोगों के पास। पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो क्या बोलता है आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। आप बेटा इसके सिंबल को स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी बेटा? मैटर की। ठीक है, और ध्यान से देखिए क्या बोलता है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और क्या करता है बेटा, वो एक्सपीरियंस करता है, किसको एक्सपीरियंस करता है बेटा? एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन क्या बोलता है, प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चा? अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट होती है बेटा इसकी कूलम। क्या होती है बेटा? कूलम। क्या होती है बच्चा? कूलम। और इस कूलम की बात करें तो इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास। अब बेटा चार्ज है, क्या आपके पास चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एटी होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे आया? तो आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट आई का फार्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या ये फार्मूला था? अगर मैं टाइम को ट्रांसफर कर दूं तो Q इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा बच्चों? T होगा। अब ध्यान से देखिए, I मतलब क्या है आपके पास? करंट है, और करंट का ऐसा यूनिट आपके पास एम्पियर है। इसका डायमेंशन फार्मूला A, तो करंट का डायमेंशन फार्मूला A। टाइम का क्या हो जाएगा बेटा? T। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़े, अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज। अब किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज की। कि टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स बेटा अपने चार्ज बेटा अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, आप देख पा रहे होंगे, और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग यही है बेटा कि ये प्रोटॉन है। क्या है बेटा? प्रोटॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी, मैं बात करूं एटम की बात करूं, तो उसमें 2 चार्ज होंगे, है ना। कितने चार्ज होंगे बेटा? 2 चार्ज होंगे। एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? अब देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये बना कैसे? तो भैया इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होता है उसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें देखो आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है। और देखो ये ऑर्बिटल्स दिए गए, इन ऑर्बिटल्स में आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज दिए गए। इसका मतलब ये ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और कुछ ये देखो आपके पास ये डॉट्स दिए गए, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यहाँ पर क्या बेटा? न्यूट्रॉन्स भी होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एटम में 2 टाइप के चार्ज होते हैं। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? 2 टाइप के चार्ज होते हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। अब देखो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज तो 2 टाइप के होते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? तो ध्यान से देखो, लाइक चार्ज क्या होगा बेटा? रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। याद रखिएगा बच्चों कि जो आपके पास लाइक चार्ज होंगे ना बेटा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज होंगे बेटा, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं? ध्यान से देखो, जैसे हमने एक बात, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को कि ये देखो, ये आपके पास क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है ना, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाए
तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं बेटा, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना किसी भी प्रकार से। अरे भाई अगर एक प्यारी सी लड़की है, दूसरी प्यारी सी लड़की है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक प्यारी सी लड़की के साथ एक लड़का दिख जाए, हाँ ठीक है, क्या बात होगी, अट्रैक्ट करेंगे। यही क्या होता है, इन चार्ज के साथ भी होता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि टू अगर लाइक चार्जेस है बेटा तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बच्चा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहता है बेटा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है that state that the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charge is in या individual charge in the system। इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलिए आप लोगों के पास एक सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम है, ये देखो एक सिस्टम बना दिया गया, यहां पर देख पा रहे होंगे। जैसे मैं एक नॉर्मली सिस्टम बना देता हूं, ये नॉर्मली सिस्टम है बेटा। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, इस नॉर्मली सिस्टम में कुछ चार्ज है। जैसे मैंने कहा बच्चों कि एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज ये Q2 है, एक चार्ज ये Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ये चार्ज Q5 है। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस टोटल सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, इस टोटल सिस्टम पे बेटा चार्ज Q होगा, या इसे स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो टोटल चार्ज होगा Q होगा। अभी Q का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोल देंगे सर ये जो Q जो मिल रहा है कैपिटल Q या स्मॉल q मिल रहा है बेटा, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मैंने बोला बेटा यहाँ n चार्ज है, NH चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लस डेडेडेस प्लस Qn। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है उसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा एक सिस्टम ये है, मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, या मैंने क्या बात कहा बेटा, कुछ चार्जेस ले रहे हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर मान के चलिए कि 3 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये -3 कूलम चार्ज है। मैंने कहा ये 2 कूलम चार्ज है। तो बताइए इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू सर 3 प्लस ये -3 और ये क्या हो जाएगा बेटा, +2। ऐड करेंगे, देखो 3 - 3 कितना होगा, 0, और ये कितना होगा, +2। दिस मीन्स यहाँ पर 2 कूलम चार्ज होगा आप लोगों के पास। तो इस पे नेट चार्ज मिलने वाला बेटा कितना कूलम मिल जाएगा, 2 कूलम चार्ज मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें बच्चों, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी बॉडी पर, ध्यान से देखेंगे कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज या टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है बच्चा कि किसी भी क्लोज सिस्टम की बात करें तो उसमें जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वो कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखिए, एग्जांपल बोर्ड में दिख रहा है। देखो ये क्या दिया गया आप लोगों के पास, एम्बर गिवन है। ये क्या है बच्चों, आप देखेंगे तो ये आपके पास एम्बर है, ये क्या है बच्चा, क्लॉथ है, ठीक है। अब एम्बर पे आप देखेंगे कि इसमें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो आप देख रहे हैं इस पे नेट चार्ज 0 है। सिंपल सी बात है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर दोनों इक्वल होंगे तो नेट चार्ज 0 होगा, इस बात को याद रखिए। अब ये क्लॉथ है, इस पे देखो 3 प्रोटॉन्स है और 3 आपके पास, यानी प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और 3 निगेटिव चार्ज है। तो देखो ये भी इस पे नेट चार्ज 0 है। लेकिन अगर मैंने बोला इसको रब कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रब कर दिया जाए, आपने मेथड तो पढ़ा ही होगा, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय टचिंग, ठीक है, कि चार्ज को डिराइव करने के लिए मेथड होती है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको रब कर दिया। रब जैसे ही करेंगे तो मैंने कहा कि जो आप लोगों के पास ये जो क्लॉथ है इसके जो है 2 निगेटिव चार्जेस रिमूव होकर के कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बेटा कहाँ पर, यहाँ किसके पास, एम्बर के पास चले गए, ठीक है, एम्बर के पास चले गए। देखो ध्यान से, ये एम्बर के पास पहले 2 ही चार्ज थे, अब 2 चार्ज एक्स्ट्रा क्या आ गए कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यानी नेगेटिव चार्ज आ गए। अब नेगेटिव चार्ज इसको मिले, इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गए। देखो पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गए 2 से। अब बताओ यहां से 2 नेगेटिव चार्ज निकले, भैया नेगेटिव चार्ज अब 1 ही रह जाएगा, 2 तो निकल चुके। अब बताओ कि इसके पास कौन से चार्ज ज्यादा बढ़ गए, सर इसके पास तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गए। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ क्या यहां कोई नया चार्ज आया, बिल्कुल नहीं आया सर, यहां चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब यही तो है चार्ज का कंजर्वेशन। चार्ज क्या होता है बेटा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कहीं से नया चार्ज नहीं आता। क्लियर है बच्चों? बड़े आगे, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है।
भाई क्या बोलता है कि एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो चार्ज क्या होगा बेटा? फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें क्या कंडीशन है सर? तो इसमें कंडीशन ये है कि ये जो चार्ज है बेटा, ये सॉरी क्यू है, वो चार्ज है। क्या बेटा? चार्ज है। ये जो एन है बच्चों, वो क्या आपके पास इंटीजर्स है। एन क्या बेटा? इंटीजर्स है, +r -1, +r -2, +r-3 एंड सो ऑन। और जो ई है बेटा, ये आपके पास क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। क्या है बेटा? फंडामेंटल चार्ज है। ये फंडामेंटल चार्ज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब याद रखना कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है, इसका मतलब है बच्चा कि उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए क्या बात है। सर ई की वैल्यू बता दीजिए। ई की वैल्यू देखो बच्चा, ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इस बात को याद रख लीजिए। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। याद रखो बेटा, ये लास्ट तक काम आने वाला है। बात समझ में आ गई? अब सर इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि किसी बॉडी पर 3.2 है ना, क्या हो जाएगा आपके पास? कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। अगर किसी ने पूछा कि सर किसी बॉडी पर 3.2 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए? आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं। चलो देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं क्या बात होगी बच्चों। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर मुझे क्या गिवन है बेटा? क्यू की वैल्यू गिवन है। क्यू की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। एन मुझे नहीं पता, तो एन इट इज इक्वल टू मैं क्यू अपॉन ई कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू बेटा 3.2 गिवन है। ई की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब देखो, अगर इससे इसको कैंसल आउट करूंगा तो बेटा 2 टाइम कैंसल आउट हो गया, और ये क्या हो गया? इंटू 10⁻+19 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 इंटू 10⁻⁻ जो 19 है, ये 19 है, क्या ये आपके पास इंटीजर है? आप बोलेंगे सर है, इंटीजर है, यानी कि 2 के बाद 19 जीरोस लगे होंगे। ये इंटीजर है सर, इंटीजर है। इसका मतलब है ये चार्ज पॉसिबल है किसी भी बॉडी पर। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक कंडीशन और इसमें याद रख लीजिएगा कि अगर किसी ने पूछा कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करनी है तो यही फॉर्मूला लगेगा। यही फॉर्मूला बता दीजिएगा। क्या होगा बेटा? एन इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई होगा। एन इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो एन इट इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू बेटा 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे बेटा, एन इट इज इक्वल टू डेसिमल है, डेसिमल का ऊपर 0 आ जाएगा, एक 0 यहां से लगा दीजिए, ऊपर लेके चलेंगे 10⁻+18 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा बेटा? 16। कैंसल आउट करूंगा बच्चा 100 को, तो 6.25 आएगा और इंटू 10⁻18 बच जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इतना कैंसल आउट करने पर यह आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में बेटा 6.25 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है कूलम लॉ। ठीक है, कूलम लॉ इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? इसकी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, कहीं डेरिवेशन तो एटलीस्ट नहीं के बराबर है कि ये नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं तो उसको बनाना है। ठीक है सर, कूलम लॉ क्या होता है? तो कूलम लॉ के बारे में बात करें, स्टेटमेंट को मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूं क्योंकि आप स्टेटमेंट याद कीजिएगा, ये तो रिवीजन है, तो रिवीजन में मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा? सम डिस्टेंस पर क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर 2 चार्जेस है, सम प्लेस में प्लेस्ड है, सम डिस्टेंस में प्लेस्ड है, तो मुझे बताइए उनके बिटवीन में कुछ फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं? कुछ फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? हो सकता है वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है रिपल्सन फोर्स हो, क्योंकि देखो अट्रैक्शन तब होगा कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अगर वो सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो क्या होगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक चार्ज आपके पास Q1 ये दिया हुआ है, एक चार्ज आपके पास क्या है बेटा? Q1 है। एक चार्ज क्या है बच्चों? ये Q1 चार्ज गिवन है। आप देखेंगे, ठीक है, कितना हो गया आप लोगों के पास? Q1 चार्ज है, और ये क्या हो जाएगा बेटा? Q2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर रखे गए हैं। अब ये कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स। ये बोलेगा ये दूर भाग, ये बोलेगा ये दूर भाग, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा बेटा? जो इनके बिटवीन में लगने वाला जो फोर्स है
वो क्या होता है बेटा, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बेटा जो चार्ज के बिटवीन की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो बातें लिखी गई है देखो ध्यान से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके नोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और यह K नहीं रहेगा, K नहीं रहेगा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो यहां पर K लग जाएगा, बात खत्म, K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्ज एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, क्या करेगा बेटा, जो K होगा वो क्या करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, या मैं कह सकता हूं ऐसा यूनिट कहां होगी, ये तो कांस्टेंट है ना, क्या होगा इसका, क्या होगा बेटा, ऐसा सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। इसी की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चा इस वैल्यू को याद रखिए, ये वैल्यू जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर काम आने वाली है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी को लगाना है। यानी कि हम कहीं ना कहीं कूलम के फॉर्मूले को ऐसा बोल दे, कहीं ना कहीं कूलम के फॉर्मूले को हम ऐसा बोल दे मेरे प्यारे बच्चों कि F इज इक्वल टू क्या आएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं कहीं ना कहीं F को ऐसे बोल दूं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये कंडीशन हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं सर ऐसे बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला बेटा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे देन इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। यहां पर एक अच्छी सी बात दी गई है बच्चा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट बेटा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कहां पर, इलेक्ट्रिकल मीडियम में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा बेटा, कूलम स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ये इसकी यूनिट की अपोजिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म दिया गया है। अब कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, अब देखो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा कि अभी हमने कौन सा देखा था, ये कूलम लॉ देखा था बेटा, स्केलर फॉर्म देखा था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, कोई डायरेक्शन ज्यादा हमने बताया नहीं। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान से देखो, यहां पर हम डायरेक्शन भी बताएंगे, डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो ध्यान से देखिए, आपके पास 2 चार्जेस है, मैंने बोला एक चार्ज एक चार्ज ये है, ये 2 चार्ज है Q1 Q2। ध्यान से देखिए, हमने इसे एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया है, आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब ध्यान से देखिए, अगर इस चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एक पोजीशन वेक्टर देना पड़ेगा मुझे, जो मैंने दिया है R1 वेक्टर, और यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा, R2 वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो R है ना, वो क्या है बच्चा अपने पास, R है। अब इस R को हम क्या लिखेंगे सर, R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं, R21 वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर देखो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब कि ये क्या होगा, फोर्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये बात हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, दोनों फोर्सेस का जो सम होता है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो इक्वल होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो क्या होगा बेटा, कि अगर यहां पर वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट लगाओगे तो ये देखो, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो आपके पास R1 वेक्टर होगा बेटा वो इज इक्वल टू होगा R2 वेक्टर प्लस R क्या हो जाएगा बेटा 1 2 वेक्टर के। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी कि नहीं। अगर मैं R2 वेक्टर निकालना चाहूं तो R12 वेक्टर को ट्रांसफर करूंगा, जो यहां पर कंडीशन की गई है। देखो ध्यान से, यहां पर समझेंगे आप लोग, या अगर मैं R12 वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो यहां पर किया गया, ऐसा किया गया बेटा, ध्यान से देखिए, ये कंडीशन है। अब इसके लिए देखो R21 और R12 निकालोगे तो इन दोनों की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब इनको क्या कर दिया गया है, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया गया है। तो मैं सीधी सीधी बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप इन्हें फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप F12 वेक्टर चेक करते हैं, F12 वेक्टर चेक करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास K इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, मॉडुलस, ये हो जाएगा बेटा R12 वेक्टर स्क्वायर, है ना, या 12 वेक्टर स्क्वायर, मॉड स्क्वायर बोलो या पहले मॉड लगा दो उसके बाद स्क्वायर लिख दो। अब यहां पर डायरेक्शन भी शो करो तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर का के। और अगर आप 2 1 वेक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा बेटा K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड R
2 1 वेक्टर ऑफ स्क्वायर इंटू आर 2 1 कैप। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, सिंपल सा कंसेप्ट यही है। क्लियर है? इसका डेरिवेशन आ जाता है तो आप डेरिवेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है बेटा कि किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है बच्चा, वो क्या होता है, टोटली चार्ज से लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है। अगर मैंने बोला मान के चलिए Q1 चार्ज है आपके पास, इस Q1 चार्ज पे क्या हो रहा है, Q2 चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, Q5 भी लगा रहा है, ठीक है ना, या NH चार्ज भी लगा रहा है, अब फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इस पे जो चार्ज लग रहा है बेटा वो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डेडेस प्लस F1n वेक्टर, यानी कि देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू NH चार्ज। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि जितने भी किसी चार्ज पे फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। एल्जेब्रिक देखोगे तो एल्जेब्रिक फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया गया बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ध्यान से देखो, एक ABC आपके पास ट्राइंगल है, देखो ABC एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल कैसा है बेटा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। इनकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 10 और ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ ठीक है सर। इन पे चार्ज दिए गए हैं, क्या क्या दिए रेस्पेक्टिवली, मतलब इस पे दिया गया बेटा 1 कूलम चार्ज या 1 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे दिया गया बेटा -1 माइक्रोकूलम चार्ज, उसके बाद क्या दिया गया बेटा इस पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, अब ध्यान से देखिए, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स देखना है। अब मुझे एक बात बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर भगाएगा। ठीक है सर, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन इसमें ये बन रही है और इसमें ये बन रही है। अब ध्यान से देखो, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा बच्चों, 60 होगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए ये कितना बनेगा, तो 120 लिखा हुआ अभी 120। अब सिंपल सा आप लोगों को क्या कंसेप्ट लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कंसेप्ट लगाना है कौन सा वाला। तो पहले देखो, ये जो फोर्स लिया गया है, ये जो फोर्स फाइंड आउट किए बेटा, ये फोर्स है किसके कारण, ए के कारण। ए के कारण ये फोर्स निकला। देखो ए के कारण फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा बेटा R²। क्या यही फॉर्मूला लगाना था? हाँ सर, यही फॉर्मूला लगाना था। तो क्या हो गया बेटा, ये A के कारण जो फोर्स लग रही है वो देखो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू देखते हैं पहले, सबसे पहले 1, देखो +1 माइक्रोकूलम चार्ज, इसका मतलब कितना है 10⁻⁻6, पहले कूलम में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस बेटा, ये देखोगे आप 10 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10⁻², दी होल रेस्ट टू दी पावर 2, जब सॉल्व करेंगे तो 1.8 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली आप F2 के कारण फोर्स देखेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन ही आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अभी भैया इसके कारण इधर लग रहा, इसके कारण इधर लग रहा, तो भाई दोनों के कारण अलग अलग लग रहा, तो नेट जो फोर्स लगेगा बच्चों, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब भैया एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स इधर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा में, तो फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे या एफ नेट का फॉर्मूला देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू √ ऑफ क्या हो जाएगा, बन जाएगा बेटा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 और ये हो जाएगा बेटा cos थीटा। अब ध्यान से देखो, F1 के प्लेस में A है, F2 के प्लेस में B है, तो बेटा ये A और ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और थीटा के प्लेस में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थीटा के प्लेस में कितना है, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री बस। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देखो निकाल के रखे हम लोगों ने, क्या हो जाएगा बेटा √ ऑफ, ये हो जाएगा 1.8 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1.8 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू, अब cos 120 की वैल्यू की बात करें तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है बेटा 1/2, बट नेगेटिव। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा बेटा 1.8 न्यूटन ही। ठीक है बच्चों, जो लास्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये देखो डेफिनेशन आपके सामने दी है, आप देख सकते हैं। चार्जेस गिवन है बेटा, देखो ये एक चार्ज ये एक चार्ज ये है, देखो इस चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं एक सिंपल सा बात बता देता हूं कि मैंने बोला अगर कोई चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के अराउंड का वह फील्ड जहां तक इसका क्या होगा बेटा, इंपैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, जहां तक इसका इंपैक्ट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल सी बात, देखो मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैंने बोला यहां एक चार्ज लेके आ गया, टेस्ट चार्ज लेके आ गया, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो अगर ये क्या करेगा, इसको रिपल करने लग जाए यहां से, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, तो ये इसके फील्ड में। और अगर यहां आ गया कहीं, ये आ गया Q0 और ये इसको रिपेल नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके फील्ड में नहीं है। फील्ड का मतलब यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है कि किसी भी चार्ज के अराउंड का वह फील्ड जहां पर उसका इंपैक्ट होगा। देखो आपको डेफिनेशन भी दिया गया है, कहता है द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी लेफ्ट is called the electric field. Any electrically charged object produce an electric field. देखो यहाँ पर दिया गया है, कोई भी चार्ज है आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो क्या करता है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। जैसे पॉजिटिव दिया गया आप लोगों के पास, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, दूर जाती है, बाहर निकलती है, और निगेटिव चार्ज पर क्या होती है बेटा, इंटर करती है, प्रवेश करती है। इस बात को अपने को याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां तो अवे और यहां पर क्या होता है, टूवर्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखना है ना। यहां क्या है आपके पास, अवे है, अवे मतलब दूर जा रही है, टूवर्ड मतलब पास आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करूं, इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कोई चार्ज है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बच्चों। अब इसमें मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां कोई टेस्ट चार्ज आ जाए, यहां कौन आ जाए बच्चा, एक टेस्ट चार्ज आ जाए Q0, ठीक है। अब ये इसे जिस फोर्स से रिपेल करेगा, क्योंकि भैया ये भी पॉजिटिव तो रिपेल तो करेगा ही, तो जिस फोर्स से रिपेल करे, जिस फोर्स से क्या करे, रिपेल करे। अब ध्यान से देखो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके आ गया तो रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये है, क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ये चार्ज आपके पास प्लस Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसमें क्या आ गया, एक टेस्ट चार्ज ला लिए, तो ये जितने फोर्स का इस पे क्या करेगा, अपने जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा, उसे इस पॉइंट पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर ये यहां आ जाएगा तो बेटा, अगर ये चार्ज को मैं यहां ला लूं तो बेटा ये ज्यादा फोर्स अपने ऊपर लगता हुआ समझेगा, ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, क्योंकि पास आएगा तो ज्यादा जोर से इसको दूर भगाएगा कि नहीं। तो बोले यहां पर आएगा तो यहां पर ज्यादा होगा, मतलब यहां पर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां कहीं ले जाओगे तो यहां कुछ और होगी, यानी हर पॉइंट पर आप देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। ये फोर्स है, ये चार्ज है, और इसकी ऐसा यूनिट देखोगे बेटा तो न्यूटन पर कूलम है। देखो भैया, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते बेटा क्या दिया गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है बच्चा, है ना, अब कोई पॉइंट चार्ज है, उस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ध्यान से देखिए, मैंने बोला ये कोई पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिसपे हमने कंसीडर करने कोई Q0 चार्ज है। इस पॉइंट P पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। तो अब बेटा ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द फोर्स ऑन चार्ज Q0 इज, तो बेटा ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, बिटवीन डिस्टेंस R थी ना, R स्क्वायर, और ये R केप की डायरेक्शन में, मतलब इसी की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, अब इस पॉइंट P पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ करके हम लोग E इज इक्वल टू F अपॉन Q या Q0। अब Q0 यहाँ पर चार्ज है ना, तो इस पे देखना है हमें कितना हो जाएगा बेटा, F की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखो, अगर F की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन Q0 होगा तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो Q अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक ये फील्ड E वेक्टर इज
अब ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा अब देखेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी थे, ये वेक्टर फॉर्म में था, ये कौन से फॉर्म में बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, है ना, स्केलर फॉर्म में। बड़े आगे, ठीक है, आगे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसका मतलब है किसी एक चार्ज पर अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बेटा, तो क्या होगा, इसके वेक्टर सम के इक्वल होता है, कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस ई3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस ई एन वेक्टर। मतलब अगर एन चार्ज है तो लगा लो, अगर 5-6 है तो 5-6 तक लगा लो, खत्म करो। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता है, आप देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को सबसे पहले समझ लीजिए लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला बेटा एक वायर ले लिए, एक वायर कंसीडर की, ये वायर है अपने पास, ठीक है। अब इस वायर पे देखो, इस वायर पे पूरे पूरे पर क्या हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, देखो ये चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब ये चार्ज फैला हुआ है तो मैं देखता हूं इससे कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो उस पर फोर्स क्या होगा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स क्या होगा। तो ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो हमने सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लिया जो क्या था, डीएल लेंथ का था, जो क्या था बच्चों, डीएल लेंथ का था, ठीक है। अब यहां पर चार्ज देखोगे बेटा तो डी क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये बात समझिए कि आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेमडा हो जाएगा। अब लेमडा हो गया तो याद रखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं टोटल चार्ज की, तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, टोटल चार्ज की बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, हम तो यहां पर स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे। तो स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखिए, मुझे स्मॉल चार्ज लेना पड़ेगा स्मॉल लेंथ का, मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल चार्ज लेना पड़ेगा बेटा स्मॉल लेंथ का। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं स्मॉल चार्ज की बात कर रहा हूं तो क्या कंडीशन आएगी बच्चों, देखो यहां पर लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों के पास। अब देखो, अगर मैं डीएफ फोर्स निकाल रहा हूं, क्योंकि स्मॉल फोर्स निकाल के चल रहे हैं हम लोग पहले, तो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, देखो ये क्यू नॉट आ जाएगा, और बेटा स्मॉल चार्ज डी क्यू आ जाएगा, अपान दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस आर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा क्यू, डी क्यू की वैल्यू देखो यहां से निकाल लिए, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं, ये देखो इसको ट्रांसफर करूंगा इधर, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू एल आ जाएगा, ये ट्रांसफर कर दिए। अब देखो इधर अगर स्मॉल चार्ज ले रहे हैं डी क्यू, तो इधर स्मॉल लेंथ लेना पड़ेगा डीएल, ठीक है, सेम लिया गया है। यहां पर देखो डी क्यू की वैल्यू रख दिया गया लेमडा इंटू एल। अब मैंने क्या कर दिया, अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है भाई इंटीग्रेशन कर दो, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट था, देखो क्यू नॉट कांस्टेंट है, 1/4 क्यू नॉट कांस्टेंट है, और ये अपान में 4πε0 ये कांस्टेंट है, तो बस कितना आ गया बेटा, इंटीग्रेशन लेमडा इंटू डेल एल अपान आर स्क्वायर। तो ये बेटा अपने पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान से देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, तो देखो यहां पर आप समझेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू अपान, अब एरिया आ जाएगा, एरिया ए से रिप्रेजेंट करो या एस से रिप्रेजेंट करो, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एस को ट्रांसफर कर दूं तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू एस आ जाएगा, और अगर मैं स्मॉल चार्ज ले रहा हूं डी क्यू इज इक्वल टू, तो सिग्मा इंटू डी एस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो बात निकाला गया वही बात हमने निकाल दी है, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स अगर देख रहे हैं, किसी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज है उस पर, तो कितना आ जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर। भाई सिंपल सा है, वही है, यहां पर सिग्मा लगा दो और यहां पर क्या लगा दो, डीएल, डीएल लेंथ था, यहां पर डीएस एरिया लगा दो। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चा, रो है। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं रो की बात करूं तो रो इज इक्वल टू चार्ज अपान वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। अब स्मॉल लेंगे तो ये देखो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी आ जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, सिमिलरली फोर्स का फॉर्मूला वही है, बस सिग्मा इंटू डी एस के इक्वल में आप लोगों के पास रो इंटू डीवी आ जाएगा, बस सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाएगा आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू
अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी कि दो चार्ज, वो भी कैसे, अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट रखे हुए हैं तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो अब देखिए एक चार्ज आपके पास ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए और डिस्टेंस कितनी है, 12 है, 12 डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को, ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, बस इसमें मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, एंड बिटवीन डिस्टेंस, ये हो जाएगा। देखो कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड आप कोई चार्ज ले लो और बिटवीन की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दो, क्या लिखा हुआ है, इट हैज अ डिफाइंड डायरेक्शन विच इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। हाँ ठीक है, ये जो आपके पास P है, P वेक्टर, P वेक्टर मतलब सर P है, P क्या है, P है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है एक्सियल पोजीशन। अब क्या बेटा, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन क्या होती है सर, एक्सियल पोजीशन उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर हो जाए कोई पॉइंट, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक डाइपोल है, देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसे अगर मैं इसके एक्सिस को मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां पर एक चार्ज मिल रहा है मुझे, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। क्लियर है बच्चा, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस यहाँ 2a लिया गया है, हमने यहाँ क्या लिया था, 2l लिया था, कोई बात नहीं, 2l की जगह 2a ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो सेम ही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख लो, बिटवीन डिस्टेंस देखो, इसके मिड पॉइंट O से, इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर मुझे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो जाएगा आपके पास हियर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो ध्यान से देखिए, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपके पास K इंटू क्यू अपॉन R प्लस A ऑफ होल स्क्वायर। अगर बेटा नेगेटिव प्लस ए सॉरी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो K क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। कैसे आता है तो आप लोगों को पता होगा, ध्यान से देखो, यहाँ क्या होगा, बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगा, बिटवीन डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो बिटवीन डिस्टेंस यहाँ से निकालना बेटा, तो इससे माइनस करोगे, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी, देखो अगर मैंने बोला टोटल डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A रहेगी, तो यहाँ की डिस्टेंस निकल जाएगी R माइनस A। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों के पास हो जाएगा E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, अब बेटा आप सबसे पहले ये वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इन दोनों में से क्या हो गया बेटा, आप लोगों के पास के क्यू कॉमन हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास ई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, यही आपके पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोगों को, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है और उसे बहुत दूरी पर आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या कीजिए, इस आर को बहुत अधिक ले लीजिए, ए को बहुत कम ले लीजिए, तो ए क्या हो जाएगा, यहां से निग्लिजिबल हो जाएगा। जब निग्लिजिबल होगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे। अगर मैं यहां पर आ गया इक्विटोरियल पोजीशन की बात करें तो इक्विटोरियल पोजीशन क्या होती है सर, इक्विटोरियल पोजीशन वो पोजीशन होती है बच्चों जहां पर, अगर मैं बात करा कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास परपेंडिकुलर पे क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। क्या होगा बेटा, या हम क्या बोलेंगे उसको कि अगर मैं बोलूंगा कि इसके एक्सिस को छोड़ के कहीं और पॉइंट हो गया, ठीक है, और वो भी कहां होगा बेटा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब इनके कारण देखना इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होगी क्योंकि बिटवीन पे और सेम डिस्टेंस पे, तो देखो ये और ये दोनों सेम है। अब देखो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लोगे चलेगा, सेम है। तो यहाँ से कॉमन देखो, इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये 2e प्लस क्यू हो गया, अगर इसको प्लस क्यू ले लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, और ये cos थीटा आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, और वही यहाँ पर क्या लोगे आप कि आपका डाइपोल छोटा सा है और आपने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लेके चला है, तो आप क्या कर देना, ए को नेग्लिजिबल कर देना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ही बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा, क्या बोलता है, हैंस द डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फॉल्स
ऑफ नॉट एज 1/r² बट एज 1/r³। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 1/r² रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड होती है बेटा 1/r³। ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है बेटा, 2 टाइम होता है इक्विटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ कितना आ रहा है, KP अपॉन क्या आ जाएगा बेटा r³। और यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ देखेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा बेटा 2kp/r³। देखो ये 2 टाइम है बेटा, इससे कितना है 2 टाइम है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, अब आता है बेटा आप लोगों के पास क्या है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। क्या दिया है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो E दिया गया है, इसमें एक डाइपोल रखा गया है, ये एक डाइपोल ये रखा गया है बच्चों, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, याद रखना पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और बेटा नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन की ओर फोर्स होता है। दोनों फोर्सेस बेटा, क्योंकि ये क्या है बेटा आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो इसको घुमा करके लाने की कोशिश करेंगे, है ना, घुमा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आप लोग याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं तो जो टॉर्क होगा बच्चों, वो टाउ होगा। टाउ इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, कोई एक फोर्स ले लेंगे, QE फोर्स हो जाएगा, इनटू बिटवीन डिस्टेंस हो जाएगी, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बेटा 2a sin थीटा। ठीक है, अब बताओ टाउ इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं इसको, अगर आगे सॉल्व करूं तो मुझे बताइए क्या Q इंटू 2a क्या P होता है, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा P वेक्टर इंटू ये हो जाएगा E वेक्टर। वो भी क्रॉस लगेगा, क्रॉस क्यों लगेगा बेटा, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगेगा, क्योंकि sin थीटा है। ठीक है, ये तो पढ़े, देखो जो बातें यहाँ लिखी गई ये बातें लिख दी है मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एंगल्स वगैरह दिया गया, आप एंगल्स को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो क्या बोलता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री देन नेट फोर्स आर टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0। ठीक है, अरे भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं, ये तो इधर खींच के रखा है, इसने इधर खींच के रखा है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो गया बेटा, इसके परपेंडिकुलर अगर होगा तो फिर फोर्स लगेगा और मैक्सिमम फोर्स लगेगा। इस बात को अपने को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो किसे रिप्रेजेंट करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी लाइंस, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि अगर चार्ज के चारों ओर आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी दी गई है। पहली प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट अ चार्ज एंड एंड एट आइदर आपके पास क्या है अनदर चार्ज और एट इनफाइनेटली। ठीक है भाई, एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी किसी चार्ज से या उस पर खत्म होगी, बात समझ में आ गया। ठीक है, यानी अगर मेरे पास बोला मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, स्टार्ट होगी, मतलब बाहर जाएगी, इसके पहले देखे थे हम लोगों ने। और अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो इस पे एंड होगी, इस पे क्या होगी बेटा, एंड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, दूसरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और भाई जितनी अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर देखो, फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर व्हेन द फील्ड आर या इज स्ट्रॉन्ग। अगर बेटा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, देखो जहां पर डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो भैया वहां क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ध्यान से देखिए, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस करी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर देखूंगा तो टेंजेंशियल होती है, अगर क्रॉस कर दी तो इसकी 2 डायरेक्शन हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कभी भी 2 डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्या बोलता है आप लोगों के पास, टेंजेंट एट द पॉइंट्स वेयर दे पासेस थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात मैंने अभी बता दिया यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू अ गिवन एरिया। यानी कि बेटा जो अपने पास गिवन एरिया है उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक एरिया है, इस एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू
याद रखिएगा बेटा कितना हो जाता है आपके पास ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बेटा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बेटा एरिया वेक्टर याद रखना है, यहाँ पर एरिया वेक्टर बनता है, एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बट एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई ए और ये आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है सर, थीटा है बेटा आप लोगों के पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन का एंगल, आपको ये बात याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो गॉस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं तो गॉस थ्योरम ध्यान से देखिए, गॉस थ्योरम क्या होता है, पहले तो गॉसियन सरफेस पता होनी चाहिए सर। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है या इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इक्वी मतलब कि सेम टाइप से, मतलब वो रहते हैं उसके ऊपर बिखरे हुए रहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर ये सरफेस ले लिया हमने तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से फैले रहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है ऐसे। अब ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि सबसे पहले देखो अब गॉसियन सरफेस है, अब गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, मान लिया जाए क्या अपने पास, मान लिया जाए क्या ये है ही कुछ चार्ज है, क्या है प्लस क्यू। अब देखो इसकी सरफेस पर भी कुछ चार्ज होगा, इसके सरफेस पर भी कुछ चार्ज होगा, ये इसकी रेडियस हमने आर ले लिया, डिस्टेंस आर ले लिया। अब ये स्मॉल एलिमेंट लिए, स्मॉल एरिया ले लिए, ये देखो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन भी यही रहेगी और आपके पास ई वेक्टर की डायरेक्शन भी यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ही पता ही है, पता क्या है बेटा, ई वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ क्या दिया गया आपके पास स्पेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू, याद रखना क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ये तो बेटा किसी एक के लिए ना, इंटायर के लिए तो क्लोज इंटीग्रेशन मिलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि क्लोज सरफेस है, ठीक है तो क्लोज इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रख दी हम लोगों ने, ये सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ डॉट प्रोडक्ट हटा करके हमने देखो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है तो इसको लिखा होगा ई, क्या लिखा होगा बेटा इसको ई डी एस और ये लिखा होगा कॉस थीटा, और बेटा कॉस थीटा लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सिंपल सी बात है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दिया डीएस। अब मुझे बताओ डीएस एरिया और इंटीग्रेशन ले रहे हो, इंटीग्रेशन मतलब पूरा एरिया। अब ये पूरा एरिया निकालोगे किसी स्फेयर का तो मुझे बताइए ना क्या 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया हमारे पास आंसर आ गया। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से, अब क्या बात करें, किसी क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज के चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के इक्वल होता है। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जितना भी फ्लक्स है उस क्लोज सरफेस में उपस्थित जितना भी चार्ज होगा उसके 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस बात को याद रखिएगा कि मल्टीपल होता है। चलिए उसके बाद कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस थ्योरम। अब गाउस थ्योरम से कूलम लॉ देखते हैं, कैसे डेरिवेशन देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले गाउस थ्योरम दिया गया है। गाउस थ्योरम में अब याद रखिएगा अगर मैं बात करूं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम वही वाली बात दे दी गई है। मुझे बताओ ई कांस्टेंट हो गया, डीएस रह गया, डीएस रख दिया हमने। अब देखो ध्यान से डीएस की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर रख दिए, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिए। अगर एक बात समझो कि अगर मुझे ई की वैल्यू निकालनी तो इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है यही तो क्या कूलम का नियम है भैया, सॉरी यही क्या है अपने पास कूलम का नियम है क्या, नहीं है बिल्कुल नहीं है सर। ये तो क्या निकल गया अपने पास सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। सर फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, या अगर हमने ई देखे थे तो ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या था, चार्ज था। अगर मुझे एफ निकालना है तो मैं फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलूंगा बेटा, ई इंटू क्यू। तो मुझे बताइए ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बेटा इंटू क्यू है तो ये क्यू हो गया। अपन इसको क्या ले लेते हैं, क्यू नॉट लेके चलते हैं, क्यू नॉट तो क्यू नॉट। तो बेटा कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ फोर्स, यही तो निकालना था कूलम के नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। भाई एक बात समझो, हमने सबसे पहले यहाँ 2 एप्लीकेशन होते हैं। पहले होता है आप लोगों के पास एक इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर।
और अगर कोई एरिया है बेटा, अगर आपके पास एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, उसके कारण किसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो होता है बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात को अपने को याद रखना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इतनी बातें अपने को चैप्टर नंबर 1 में याद रखनी है बच्चों। इतनी बातें पढ़िए, मेहनत कीजिए बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, आप लोगों से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इतनी बातों में आपको सब यहाँ पर जितने भी डाउट रहे होंगे छोटे मोटे सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।